एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में कई सारी जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो हाशिए पर आने वाली हैं। क्या ऐसी पार्टियों की लिस्ट में हिंदी पट्टी की जेडीयू से लेकर बीएसपी और तेलंगाना की बीआरएस से लेकर ओडिशा की बीजेडी जैसी जो पार्टियां हैं उनके नाम शामिल हो सकते हैं? दरअसल हुआ यह है कि 2023 की मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो हाल देश के पीएम रहे एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस का हुआ, जनता दल सेक्युलर का, उसके बाद इस आर्गुमेंट को बल मिल गया। मीडिया एनालिसिस में यह बात निकलकर सामने आई कि 2014 के बाद से भारतीय राजनीति का रंग बदला है। लोगों को पूर्ण बहुमत वाली सरकारें पसंद आ रही हैं। इसकी वजह से ज्यादातर राज्यों में मामला या तो बाइपोलर हो गया है, मतलब दो पार्टियों के बीच का, या होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य में जो तीसरी और चौथी पार्टियों का चलन रहा है उनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे संकट के बादल जिन पार्टियों पर मंडरा रहे हैं उनमें करीब आधा दर्जन ऐसी बड़ी पार्टियां रही हैं जिन्होंने लंबे समय तक इन राज्यों में सरकारें चलाई हैं, इन राज्यों में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की राजनीति की है। ऐसे में इस स्टोरी में पता करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व संकट में नजर आ रहा है और इनके अस्तित्व पर संकट के ऐसे बादल मंडराने के पीछे की जो वजहें हैं उन पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही जरूरी और दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं 2014 में हुए आम चुनाव से। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद पहली बार 2014 में देश की जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत दिया। हालात ये हुए कि अपना ऐतिहासिक बुरा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। तब से देश की आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देश की सरकारें चलाने वाली कांग्रेस जैसी पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही है। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में तो जनता ने बीजेपी को 300 का आंकड़ा पार करवा दिया, जबकि सरकार बनाने के लिए 543 में से महज 272 सीटों की दरकार होती है। इस चुनाव में कांग्रेस मुश्किल से 2019 में 50 का आंकड़ा पार कर पाई और 2024 वाले चुनाव में वापस से देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। बिहार में जनसुराज के बैनर तले पूरे राज्य की यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने तो ये तक कहा है कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस की भद्द पिट जाती है तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। तो नेशनल लेवल पर तो पिछले 10 सालों से मामला बाइपोलर यानी दो पार्टियों के बीच का रहा है। अब बात करते हैं राज्यों की, और इसमें सबसे पहला नाम आता है लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से सबसे बड़े राज्य 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की। 2007 के पहले तक यूपी एक राज्य के तौर पर राजनीतिक अस्थिरता वाला राज्य था, मतलब किसी भी पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिलता था। लेकिन 2007 में 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मायावती पूर्ण बहुमत वाली उनकी पार्टी बीएसपी की जीत के बाद राज्य की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इसके ठीक 5 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव से उनकी पार्टी का जो पतन शुरू हुआ वो आज तक अभी तक नहीं रुका है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती की पार्टी हार गई। सीएम बने मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में तो मायावती की पार्टी ने डिजास्टर किया, एक सीट नहीं जीत पाई बीएसपी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और तब भी सबसे ज्यादा नुकसान मायावती की पार्टी का हुआ। इसके बाद 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को 10 लोकसभा सीटें जो मिली उसका जो क्रेडिट है वो सपा बसपा के अलायंस को गया। बोला गया कि अखिलेश ने अपने वोट्स जो है वो बीएसपी को ट्रांसफर करवा दिया और सबसे लेटेस्ट यानी 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी 403 सीटों वाले यूपी में एक सीट पर सिमट कर रह गई। 2022 को एक तरीके से अरसे बाद यूपी में हुए एक बाइपोलर चुनाव के तौर पर देखा जा सकता है। यूपी में कांग्रेस लंबे समय से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रही है। वहीं मायावती की पार्टी को एक सीट मिलने के बाद हाल ये हुआ कि कम से कम विधानसभा के मामले में यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी के मेन चैलेंजर के तौर पर फिलहाल दिखाई देती है। ऐसा कहने के पीछे की वजह यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीएसपी को सिर्फ एक सीट आई और कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी मतलब 10 सीटें भी नहीं जीत पाई, वहीं समाजवादी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतने में सक्सेसफुल रही। ऐसे में अगर एक और चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी का यही हाल होता है तो समाजवादी पार्टी अपना टर्फ मेंटेन कर ले जाएगी। ऐसे में ये कहना मतलब कोई
एग्जैजरेशन नहीं होगा कि यूपी का जो मामला है वो बाइपोलर हो गया है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का मामला रह गया है। तो अब बात करते हैं बिहार की। ये राज्य अभी भी यूपी की तरह किसी को बहुमत नहीं दे रहा। अगर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जिस पार्टी का सीएम है यानी नीतीश कुमार सीएम है राज्य के, उनकी पार्टी जेडीयू, उसे इस चुनाव में सबसे कम सीटें आई। वहीं 80 सीटें जीतने वाली लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है वो अपना सीएम नहीं बना पाई। रही बात बीजेपी की, तो कम से कम बीजेपी चुनाव में एनडीए में जो उनके पार्टनर हैं जेडीयू, उसका बड़ा भाई बनकर बीजेपी उभरी इस चुनाव में। नीतीश कुमार को बिहार में 5% वोट वाला नेता कहा जाता है, लेकिन इस 5% वोट के साथ भी वो 2005 से लगभग बिना किसी ब्रेक के, अगर बीच में जीतन राम मांझी का एवरेशन देख लें तो सीएम की कुर्सी पे बने रहे हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी में कई बार खुले में इसको लेकर नाराजगी जताई गई बिहार बीजेपी में कि इतने लंबे समय तक राज्य में एनडीए की सरकार रहने के बाद भी अभी तक बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई वहां पे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बिहार में एक ट्रेंड नजर आ रहा है। ट्रेंड ये कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं नीतीश की पार्टी नंबर्स के मामले में पिछले 2 चुनाव से ट्रेल कर रही है, नंबर्स गिर रहे हैं। यही बात आती है मायावती और नीतीश की पार्टी में एक डिफरेंस की। बात यह कि मायावती ने भले ही आकाश आनंद को पहले अपना वारिस बनाया और बाद में हटा दिया, लेकिन फिर भी उनके पास परिवार में कम से कम आकाश जैसे पार्टी में परिवार में विकल्प मौजूद हैं। लेकिन नीतीश के मामले में उनकी पार्टी में जो जेडीयू है, जबरदस्त लीडरशिप क्राइसिस नजर आता है। उनकी पार्टी के मामले में उनके बाद उनके स्केल का नंबर 2 जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ऊपर से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था 2020 में कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 2025 के चुनाव में जेडीयू का क्या होने वाला है। क्या इस चुनाव के बाद पार्टी हाशिए की तरफ चल निकलेगी, इवेंचुअली खत्म हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी? जेडीयू के बाद नाम आता है बीआरएस नाम की एक पार्टी का। पिछले साल तक ये पार्टी तेलंगाना में सरकार चला रही थी। पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर राव राज्य के सीएम थे। उनकी पार्टी तेलंगाना को एक राज्य बनाने की जो मांग थी उसकी अगुआ रही है। ऐसे में इस पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर राव ने 2024 चुनाव से पहले खुद को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इस चुनाव के पहले उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया। मतलब पूरा एम्बिशन जो था वो नेशनल था। मीडिया एनालिसिस और रिपोर्ट में है कि उनको पीएम बनना है। कुछ इसी तरीके के एम्बिशंस नीतीश कुमार के भी बताए जाते थे। लेकिन इस चुनाव में नेशनल लेवल पर दोनों ही नेता, आप देखिएगा कि कहीं पे ना तो आपको नीतीश कुमार नेशनल लेवल पे हाईलाइटेड वे में नजर आ रहे होंगे, ना केसीआर। पिछले विधानसभा चुनाव में 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में ये पार्टी 39 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीआरएस कांग्रेस से ये चुनाव हार गई। इस हार के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तब राव की पार्टी में लगातार टूट होती चली गई। हाल ये है कि 2024 के चुनाव में बीआरएस के 10 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम लिया, उनसे जुड़ गए। जिन नेताओं ने बीआरएस छोड़ी उनमें से 4 बड़े नेता 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट हैं। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में ये निकल कर आ रहा है कि राव की पार्टी हाशिए पर जाने के डायरेक्शन में हो और कई राज्यों की तरह यहां भी मामला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो सकता है तेलंगाना में। वहीं भले ही वीके पांडेयन को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अपने पिता की राजनीतिक विरासत को 2 दशक से ज्यादा समय तक संजो कर रखने वाले नवीन पटनायक, जो कि राज्य के सीएम रहे अनइंटरप्टेडली, उनका हाल उड़ीसा में, उनकी पार्टी का हाल उड़ीसा में कैसा होता है इतनी एग्रेसिव बीजेपी के सामने। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया स्टोरी के शुरुआत में ही कि भारतीय राजनीति में वोटर्स को पूर्ण बहुमत की सरकारें इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी हैं कि कई राज्यों में जमी जमाई जो पार्टियां हैं उनकी राजनीति ख़त्म हो गई। जैसे कि दिल्ली का अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ 2015 के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो पैर के नीचे की जमीन है वो उनको मिल ही नहीं रही है। लोकसभा सीटों वाली दिल्ली में 2013 तक कांग्रेस का एक छत्र राज था। यहाँ पार्टी ने 15 सालों तक सरकार चलाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मैदान में आने के बाद जो 3 चुनाव हुए उनमें 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।
वहीं इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बेस्ट परफॉर्मेंस 6 सीटों का रहा है बीजेपी का। मतलब दिल्ली की जनता ने दिल्ली की राजनीति को 2015 से लगभग वन पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट करके रख दिया। अगर दिल्ली से सटे पंजाब की बात करें तो यहाँ पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत में पहले कांग्रेस की सरकार बनी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे चल रही है। यहाँ की जनता ने बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को बोरिया बिस्तर समेट के घर जाने को कह दिया। पंजाब से सटे हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से ही जो मामला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का रहा है। अपवाद के तौर पर हरियाणा में पिछले चुनाव में जेजेपी जैसी क्षेत्रीय पार्टी भले ही उठ के खड़ी हुई हो, लेकिन लास्ट टू लास्ट इलेक्शन मतलब पिछले से पिछला जो इलेक्शन था वहां उसमें बीजेपी को अपने बूते बहुमत मिला था। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जो मामला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस रहा है। हालांकि ज्यादातर चुनाव के नतीजों में इन राज्यों में कांग्रेस पर बीजेपी वाले बहुत ज्यादा भारी रहे हैं। वहीं गुजरात तो एक तरफा बीजेपी के राज्य में कन्वर्ट हो गया है, जबकि गुजरात से सटे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उस स्टेट का है जो खिचड़ी की राजनीति वाला स्टेट बन गया है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे एक और बड़े राज्य बंगाल की बात करें तो यहाँ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी 34 साल तक राज्य की सरकार चलाने वाली लेफ्ट की राजनीति खत्म कर देंगी, सुपड़ा साफ कर देंगी, ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे कि लेफ्ट वापसी के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। ममता बनर्जी के उदय और पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद बंगाल में भी मामला टीएमसी बनाम बीजेपी का हो गया है। वहीं त्रिपुरा का मामला, एक और लेफ्ट डोमिनेटेड स्टेट, यहाँ का भी मामला बंगाल जैसा है। यहाँ में किसी ने नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था कि माणिक सरकार जैसी साफ सुथरी छवि वाले लंबे समय तक राज्य की सरकार चलाने वाले नेता और लेफ्ट की विचारधारा को बीजेपी साफ कर देगी। यहाँ पे बीजेपी ने लेफ्ट को ऐसा साफ किया कि वहाँ पार्टी अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के पाले में चली गई, दोनों को हाथ मिलाना पड़ा। वहीं असम जैसा एक और बड़ा राज्य भी बीजेपी के पाले में है और मेन अपोजिशन में कांग्रेस कहीं कहीं नजर आती है, अपोजिशन में असम में। ये वो तमाम उदाहरण है जिनमें लेफ्ट जैसी ऐसी पार्टी की विचारधारा का उदाहरण है जिनका एक समय एक छत्र राज था। 34 साल 34 ईयर्स तक उन्होंने बंगाल में सरकार चलाई। तो बीएसपी हो, जेडीयू, बीआरएस और बीजेडी, ऐसी तमाम पार्टियों के बारे में अभी किसी को सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये पार्टियां कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जिस दिशा में भारत की राजनीति चल निकली है उसके बाद इस पर नजर रखना जरूरी हो जाता है, नजर रखनी चाहिए कि इन पार्टियों का भविष्य कैसा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।